स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को हम बताएंगे निषेचन के बाद जो भ्रूणपोष का विकास होता था उसके बारे में। तो देखिए, भ्रूणपोष की बात करते हैं तो जरा आप ध्यान दीजिएगा। भ्रूणपोष के आधार पर बीज के प्रकार। आइए, भ्रूणपोष होता क्या था वो एक बार आपको फील कराते हैं। तो आप देखिए, आपको एक संरचना बनाया गया था, भ्रूणकोष की संरचना। और भ्रूणकोष में कुछ जो हम देखे थे युग्मनज, हम बोले थे युग्मनज जो बना था यहाँ पे बना था, और भ्रूणकोष का निर्माण यहाँ पर हुआ था। क्लियर है क्या? और भ्रूणपोष यहाँ पर बना था। ये अपना है भ्रूणपोष। और देखिए थे, भ्रूणपोष की संरचना त्रिगुणित थी और युग्मनज द्विगुणित था। अब जरा देखें, ये युग्मनज यहाँ से भोजन को लेगा, तो भोजन के लेने के बाद होगा क्या? युग्मनज का आकार बढ़ेगा और भ्रूणपोष का आकार घटेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक छोटा बच्चा थाली में रखे हुए गुलाब जामुन को खा रहा है। यदि थाली में गुलाब जामुन 3-4 हो तो बच्चे पूरे खा जाएंगे। यदि गुलाब जामुन की संख्या 10-15 हो तो बच्चे कुछ गुलाब जामुन छोड़ देंगे। यानी कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं, यहाँ से युग्मनज बढ़ेगा और हम बोले तो भ्रूणपोष घटेगा। कोई कंडीशन ऐसा होगा जो किसी बीज में भ्रूणपोष मिल भी सकते हैं और किसी किसी बीज में भ्रूणपोष नहीं भी मिल सकते हैं। इस प्रकार से भ्रूणपोष के उपस्थित होने या ना होने के आधार पर बीज को दो भागों में बांटेंगे। एक का नाम देंगे भ्रूणपोषी बीज, एक का नाम देंगे भ्रूणपोषी बीज, और दूसरे का नाम देंगे अभ्रूणपोषी बीज। यानी एक का नाम देंगे भ्रूणपोषी बीज और दूसरे का नाम देंगे अभ्रूणपोषी बीज। यानी इंग्लिश में बोले तो एक का नाम देंगे इंडोएस्पर्मी सीड, इंडोएस्पर्मी सीड, और दूसरे का नाम देंगे नन इंडोएस्पर्मी सीड। यानी एक को बोले तो इंडोस्पर्मी सीड और दूसरे को बोले तो नॉन इंडोस्पर्मी सीड। चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा। अब देखिए, इसके शब्द का कमाल है और इस शब्द में ही छुपी हुई है इसकी परिभाषा। हम कहेंगे वैसे बीज जिसके अंदर भ्रूणपोष उपस्थित होंगे भ्रूणपोषी बीज कहलाएंगे। यानी हम बोलेंगे यहाँ से भ्रूण बीज के अंदर, यानी हम बात करें बीज में भ्रूणपोष उपस्थित होता है। अब जरा देखें भ्रूणपोष उपस्थित कब होगा इसकी बात करें तो भ्रूणपोष तभी उपस्थित होगा जब विकसित हो रहे युग्मनज पूर्णतः भ्रूणपोष का उपयोग नहीं करेगा। जैसे उदाहरण में आपको बताए थे, कोई छोटा बच्चा थाली में रखे हुए सारे गुलाब जामुन को नहीं खा पाएगा। उसी प्रकार से यहां से हम बात करेंगे भ्रूणपोष का उपयोग विकसित हो रहे भ्रूण के द्वारा पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जाता। यानी हम बात करें यहाँ पे भ्रूणपोषी बीज, उपयोग नहीं किया जाता। देखिए, इसके उदाहरण आप देखें तो जितने भी एक बीजपत्री बीज होते हैं, यानी हम बात करें एक बीजपत्री बीज, यानी उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे मक्का की ले सकते हैं उदाहरण, नारियल ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं। ये सारा उदाहरण, यही एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे मक्के की बात करें, मक्के का नीचे वाला जो देखते हैं ये रहता है बीजपत्र इसका, और ये जो रहता है ये रहता है इसका भ्रूणपोष। क्लियर है क्या? अब देखिए, अभ्रूणपोषी बीज हम बात करते हैं बीज में भ्रूणपोष अनुपस्थित, यानी हम बोलेंगे बीज में भ्रूणपोष अनुपस्थित। क्लियर है क्या?
कैसे अनुपस्थित होगा? क्योंकि विकसित हो रहे युग्मनज पूर्णतः भ्रूणपोष का उपयोग कर लेता है। तो हम बात करेंगे यहां से विकसित हो रहे भ्रूण पूर्ण रूप से भ्रूणपोष का उपयोग कर लेता है। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर उदाहरण थे एक बीजपत्री पादप और यहाँ उदाहरण होगा द्विबीजपत्री बीज। क्लियर है क्या? जैसे उदाहरण की बात करें, आम की बात कर लें, आम में भ्रूणपोष नहीं होता। दाल परिवार की बात करें, दाल जितने भी होंगे दाल परिवार की बात कर लें, इस सब में भ्रूणपोष नहीं होता है। क्लियर है क्या? तो आज इतना ही। आज बिल्कुल छोटा सा वीडियो बनाया है। इसके अगले क्लास में आपको बताया जाएगा भ्रूण विकास, भ्रूण की संरचना, एक बीजपत्री भ्रूण और द्विबीजपत्री भ्रूण। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।